नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। हाल ही के दिनों में बिहार में लगातार हत्या, बलात्कार, डकैती जैसी कई घटनाएं सामने आ रही थी। वहीं 3 दिन में गंभीर अपराध लगातार देखने को मिले। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही निकाल कर रख दिया है, जहां उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बिहार में इतनी भ्रष्ट, इतने लापरवाह कानपुर पुलिस प्रशासन कभी भी नहीं देखे। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने बिहार के अपराध से संबंधित कई आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश जरा ये बता दे कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो जाती हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई है। इससे पहले 7 जून को भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर नीतीश कुमार के शासनकाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि बेलगाम अपराधी, मदमस्त अफसरशाही और बेहोश सरकार रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार कर रही है। वहीं बिहार का बंटाढार करने वाली ये है कि 20 सालों की एनडीए सरकार, जेडीयू और बीजेपी ने लालू यादव को याद दिला है कि उनके राज में अदालतें जंगल राज बताती थी। तब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। अब देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। सियासत के माध्यम से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं और सवाल ये उठ जाता है कि क्या वाकई में बिहार में कानून व्यवस्था ठप है, और अगर बिहार में जंगल राज है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था पर क्यों घिरी है नीतीश सरकार? सवाल ये भी उठ जाता है कि बिहार में हर दूसरे दिन सरेआम गोलीबारी क्यों हो रही है? बिहार में जंगल राज कौन जवाब देगा? कोर्ट ने लालू राज को क्यों बता दिया था जंगल राज? सवाल ये भी उठ जाता है कि किसके राज में बिहार से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, क्योंकि आज भी लोग रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज बन चुका है। नीतीश कुमार के शासन में ये आरोप लगातार विपक्षी दल लगाते हुए नजर आए हैं और इसी के चलते कई दफा प्रदर्शन भी किया गया है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें, वही स्थिति देखने को मिल पा रही है, क्योंकि इसका पूरा श्रेय जाता है विधानसभा चुनाव को। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर बिहार में होने हैं और उसको लेकर लगातार हर राजनीतिक पार्टी यहाँ पर कोशिश यही कर रही है, किसी तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल पाया। और उसकी शुरुआत सीधा हो रही है जंगल राज यानी कि कानून व्यवस्था से। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में ठप पड़ चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दे। राजेश तिवारी जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शुरुआत सबसे पहले मैं राजेश तिवारी जी आप ही से करूंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब जब नीतीश कुमार का शासन रहता है तो जंगल राज की श्रेणी में वो प्रदेश को पहुंचा देते हैं। कि अगर हालात अभी ऐसे नजर आ रहे हैं तो फिर आप कैसे पार नैया लगाएंगे? देखिए, ये देखने का तरीका होता है और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी का सबसे पहले बात, आज 78वां जन्मदिन है, इनके लिए वह स्वस्थ रहें, हाँ। दीर्घायु रहें, यही हमारी कामना है। रह गई बात है आरोप लगाने की, तो देखिए कौन आरोप लगा रहा है? जिसके 118 नरसंहार जिसके शासन काल में हुए, आज हर कोई जान रहा है कि सुशासन का राज है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से कोई भी अगर कारण और वो हत्या अगर हो रही है तो व्यक्तिगत कारणों से हो रही है और जो अपराधी हैं वो उसके सलाखों के पीछे जा रहे हैं। निश्चय ही सरकार और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह है कि क्राइम और करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता अपने विगत राजनीतिक कैरियर में कभी न किए हैं और न शासन के समय किए हैं। ये आरोप लगाना सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से है और जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्य पेश कर रहे हैं। अरे उनके शासनकाल में तो तथ्य का पेश ही नहीं होते थे, उनके आरोप में तो एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर आप हैं, ये 17 महीने का आप ये हवाला देते हैं और 17 महीना में क्या इस समय क्या जो छिटपुट घटनाएं होती थी वो नहीं हो सकती है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, शासन और प्रशासन, जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो जेल के अंदर जा रहे हैं, प्रशासन अलर्ट है। लेकिन राजेश तिवारी जी, भले ही जेल के अंदर सभी आरोपी अपराधी जा रहे हो, राजेश जी आवाज पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है। अपराधी भले ही जेल के अंदर जा रहे हो, जेल की सलाखों के पीछे एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा हो, लेकिन नजीर तो तब भी आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर पेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल का वो लगातार विपक्ष जिक्र कर रहा है। 65,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, आम लोगों की। आप लोगों ने क्या किया? मैं इस जेल के अंदर डाला है लोगों, आरोपियों को, और इसके अलावा नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो आरोपी है वो आरोपी आप देख लीजिए,
कुछ ऐसे आरोपी हैं जो जंगल राज वाले के साजिश के तहत शिकार हो रहे हैं। जो आरोपी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये आंकड़ा इनके पास कहां से आया, और ये एनसीआरबी का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो एनसीआरबी का उदाहरण के उस रूप में नहीं है। हम लोग जो प्रशासन इस पर सख्त है, और ये लालू प्रसाद यादव जी का जो आंकड़ा है ये उनका आंकड़ा होगा कि किस ठीक है, आरजेडी से इस पूरे मामले को लेकर समझेंगे। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन आपके पास आते हुए डॉक्टर श्याम कुमार जी, चूंकि देखिए जो आंकड़ा आप लोगों की तरफ से पेश किया गया है उसको लेकर खुद यहाँ पर जेडीयू ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी सच्चाई है, कोई सबूत है, तो वो भी पेश कीजिए। महज आंकड़ों से तो सियासत नहीं हो पाएगी। सर, एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद प्लीज अपनी बात रखिए। जी सर। ऑडिबल है जी। आप आंकड़ों की बात को हटा दीजिए, अगर आप उस पर नहीं जाना चाहती तो उस बात को हटा दीजिए। पिछले 6 महीनों में आप बिहार की राजधानी पटना के जो अपराध की घटनाएं हैं, अगर उस पर अगर आप मतलब कि गौर फरमाए तो उसमें चोरी की घटना आपके सामने। अब तो अगर आप खबरों की बात करें तो जिंदगी और मौत के बीच में महज एक गोली की दूरी है। एक दिन की अगर सरकार होती, 1-2 साल की सरकार होती तो चलिए वो सीखने समझने में चला जाता, ऐसा मान सकते थे। लेकिन ये सरकार पीछे 20 वर्षों से सत्ता में है जी। 2 दशक से ऊपर हो गए। एक कब तक इतिहास के ऊपर राजनीति करेंगे? इनकी जवाबदेही क्या है आप बताइए। सुशासन के मुद्दे पर आए थे और ये सुशासन है, ये चुनाव में बोलेंगे कि ये अब इनको जेल भेजा जा रहा है, ये इनका एजेंडा है। लोगों को एक सुकून भरी जिंदगी देने में ये पूरी तरह से असफल है। उसका मूल कारण आपको बताता, 2-3 मोटे तौर से कारण है। बिहार में सुनियोजित आपराधिक घटनाएं घट रही है। जैसे शराब माफिया की जो पकड़ सियासी गलियारों में है जी। अब उसका नेटवर्क से कई चीजें जुड़ी हुई, बालू माफिया की लिस्ट उठा ले तो स्वाभाविक है जो आए दिनों में कुछ चित्र आपको पटना में जो दिखे थे, जो विजुअल्स आए थे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से चल रहा है, उनकी आवाज से चल रहा है कि कहीं और से चल रहा है, ये समझ से बाहर की बात है। अगर वहां पर सशक्त सरकार होती, मजबूत सरकार होती जो इनकी जिम्मेदारी है। एक सेकंड राजेश तिवारी जी, बात को दुर्दशा बिहार की जनता नहीं आपके पास। राजेश तिवारी जी आवाज पहुंचे सर, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। राजेश तिवारी जी, जो कभी इतिहास के पन्नों में थी आज गैंगवार हो रही है, आज गैंगवार की करे। उसका एक कारण और मैं बता रहा हूँ राजेश जी आप बोलिएगा राजेश जी आप बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर आप वहां का डेटा निकाले, बिंदुवार अगर विश्लेषण करें तो आपको मैं एक बात यहाँ बता दूं कि प्रशासनिक तंत्र पर, पुलिस तंत्र पर नीतीश कुमार जी की सरकार की पकड़ ढीली हो गई है। आप उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, वो सत्ता में जो पार्टी होती है उसकी होती है, ना कि आप 15-20 साल के पहले को इतिहास को लेकर कब तक चलेंगे? हम अभी का बता आप 20 साल के इतिहास में चलाना चाहते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ठीक है, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो निश्चित तौर पर हर डिबेट में, हर चर्चा के दौरान देखने को मिलता है। राहुल आनंद जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार भी है, जेडीयू भी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल आप लोगों से भी यही पूछे जाएंगे कि बिहार में आप लोग सत्ता पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में देखने को नहीं मिल पाता है, और वही आरोप लगातार विपक्ष आप लोगों पर लगा रहा है। कानून व्यवस्था कहां है? पूरी तरह से ठप है। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर बात करें तो आज लालू यादव जी का 78वां जन्मदिन है। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। देखिए, जो ट्विटर का जो लेख चल रहा है ना आजकल, नया एक फैशन का दौर आ गया है जो ट्विटर पर ट्वीट करके हर कोई आपराधिक घटना का जिक्र करता है। लेकिन इससे अगर परे हट के देखें तो निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिहार की अगर औसत घटना की बात करें भारत के औसत से तो लगभग बहुत कम है, 224 का ही आंकड़ा है प्रति लाख पे। लेकिन फिर भी जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। देखिए, होता क्या था, पहले के शासन का व्यवस्था ये थी कि सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था। अब वैसी स्थिति नहीं है। पहले केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ करते थे, आज केस रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आज हम आंकड़े पे बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हिंसक अपराध की भी बात करें तो लगभग 30 प्रति लाख पे है। राष्ट्रीय औसत की भी बात करें तो लगभग
31-32 के आसपास आता है। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझना है कि जो सुशासन व्यवस्था की जो पकड़ की जो बातें की जा रही है, तो निश्चित तौर पे यह आपको बात बता दूं मैं कि आज दिन जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसमें जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, खास करके उनको सलाखों के पीछे पुलिस भेज रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अब जब भी चुनावी वर्ष आता है तो उस समय घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो विपक्ष के द्वारा भी कोशिश होती है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके और हाँ। खुद की रोटी को राजनीतिक रूप से सेका जा सके। देखिए मैडम, यहाँ एक चीज लेकिन और सर, अगर विपक्ष जानने आप योग्य लोगों को बात है। बदनाम करने के लिए देखिए, कोई षड्यंत्र या साजिश रच भी अगर रहा बिहार है, तो की आप लोगों की घटनाओं पुलिस की अगर बात प्रशासन करें कम से तो कम इतनी चौकन्ना मैक्सिमम होनी चाहिए ना 96% कि जो अगर घटना कोई है वो आपस अपराधी की कर बात भी का रहा है। है तो उस चाहे पर वो उतना किसी भी खौफ राज्य बनाकर सरकार की रखे। बात कर लीजिए, आप कर्नाटक का स्तर उठा के देख लीजिए, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हत्याएं, रेप वगैरह इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन फिर भी जब हम घेरने की प्रयास करते हैं तो लालू यादव जी को उनका भी एक ट्वीट करना चाहिए, ताकि कर्नाटक की भी स्थिति उनको दिखानी चाहिए, उनको झारखंड के बारे में बताना चाहिए, उनको पश्चिम बंगाल को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तेलंगाना का भी जिक्र करना चाहिए। क्योंकि जब आप निष्पक्ष और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें आनी चाहिए। जहां तक बिहार की छवि की बात है, तो बिहार की छवि के विषय में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे जो रोजगार की जो व्यवस्था की जा रही है, जो पलायन जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए जो पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है, यही नहीं, बिहार की आर्थिक वृद्धि की भी बात होनी चाहिए जो झारखंड से ज्यादा है, बंगाल से ज्यादा है। आज हम लगभग 14.45% से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कल्पना दिखानी चाहिए आपको, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए कि बिहार की पुलिस किस तरह से आधुनिक हो रही है और हर चौक चौराहे पे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हथियारों से जो लैस किए गए हैं। और यही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात कल के पहले की बात है कि यहाँ के डीजीपी जो मुख्यालय है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि हर किसी को आर्म्स लेकर जो लोग घूम रहे हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, और गोलियां जो 200 दी जाती थी अब साल भर में 85 दी जाएंगी, ताकि ब्लैक मार्केटिंग गोलियों की ना हो सके। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में अगर बात करें तो कितनी कंपनियां लगी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। वो जवाब देने के लिए मैं आपके साथ में और मुखर के साथ अपनी बातों को रखूंगा। बिहार में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो आरजेडी के जो शासनकाल का जो जिक्र है वो भी बताना चाहिए कि उस समय और इस समय में कितना का परिवर्तन आया है। जी ठीक है सर, बिहार की पुलिस बहुत आधुनिक हो रही है, जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था में लगातार कई बड़े बदलाव देखने को मिल पा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के शासनकाल में 65,000 से ज्यादा हत्याओं के मामले, लूट चोरी चकारी के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। रंजीत मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर, कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले पर क्या सोचना और क्या स्टैंड? देखिए, जिस तरह से आदरणीय, सबसे पहले तो लालू जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज उनका जन्म दिवस है। देखिए, जिस तरह से उनके ट्वीट पे ये सवाल उठा है, उन्होंने बड़े साफ तरीके से ये बताया है कि पिछले नीतीश जी के शासनकाल में 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। अब जो व्यक्ति सुशासन के नाम पर, सुशासन करने के आधार पर बिहार की जनता से मैंडेट लेके आया हो और उनके शासनकाल में 65,000 हत्याएं हो गई हो, तो ये किस तरह का सुशासन है, ये समझा जा सकता है। दूसरी बात आप देखिए कि केवल हत्या की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपराधी बेलगाम है। अफसरों की बात करें तो नीचे से ऊपर तक लगातार आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देगा। किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे दिए बिहार में काम नहीं होता है। ये किस तरह का सुशासन है? दूसरी बात कि बिहार के लोग पलायन करने को पूरी तरह से मजबूर हैं। लगभग 2 दशक हो गए नीतीश जी को शासन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहते हुए। आखिर बिहार के लोग पलायन को क्यों मजबूर हैं? बेरोजगारी पूरे देश भर में भी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश भर में 45 वर्ष में सबसे अधिक बेरोजगारी है देश में, और बिहार उसमें चरम पर है। तो भाई, जब बेरोजगारी चरम पे हो, यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो, अफसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो और मनमानी कर रहे हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? तो सवाल तो उठना लाजमी है कि इस सरकार से अब कोई काम नहीं होता है, सरकार अचेत अवस्था में है। तो अब समय आ गया है कि बिहार की जनता को इस तरह की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और वैसे सरकार को लाना चाहिए जो जन सरोकार के मुद्दे पे संघर्ष करती है और जो चाहती है कि यहाँ के लोगों का भला हो।
ठीक है, वो चूंकि ये साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राहुल आनंद जी, लौटूंगे मैं आपके पास। राजेश तिवारी जी, चूंकि देखिए सवाल सर सत्ता में आप लोग हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों से ही पूछे जाएंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा मामला आपको याद है बिहार में जहां पर आप लोगों की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नजीर पेश की गई हो किसी भी अपराध को लेकर, किसी भी आरोपी को लेकर? देखिए मैडम, हकीकत ये है कि ये आरोप कौन लगाया है, ये नहीं आरोप सर, वो अभी लगाया है अभी अभी क्योंकि अभी सर सवाल मेरा ये 118 है सर, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा, लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा मामला आपको याद है बिहार में जहां पर आप लोगों की पुलिस प्रशासन ने कोई नजीर पेश की हो? विपक्ष को बताइए जरा। ये विपक्ष देखिए सुनना चाहता नहीं है, विपक्ष अच्छी तरह से जान सर रहा है। अभी ये विपक्ष बैठा हुआ है इस पैनल में, सर विपक्ष बैठा हुआ है पैनल में, आप उनको बताइए, आरजेडी कांग्रेस को बताइए कि भाई ये मामला है, बताइए जरा। अभी इस पटना में ही इन्हीं के एक बहुत धाकड़ और बहुत लाडले लालू यादव जी के और दुलारे जो है विधायक है दानापुर के रितलाल यादव, जिनके आप ये कह रहे हैं पटना में कम से कम उनका क्राइम का जीता जागता उदाहरण है, और आप कितने केसेस दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ही उनके ये स्थिति कि उनके भाई ने गोली चलाया और आज के डेट में वो पकड़ करके अपने आप कानून और प्रशासन के डर से रात में सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति होता है। इनके एक और विधायक हैं जो अभी बाल यौन शोषण के आरोप में अभी जेल में आजीवन सजा काट रहे हैं, राजवल्लभ यादव, इनके ऐसे ये कर रहे हैं। ये लोग दर्जनों है शराब का ये तो नजीर पेश करने वाले मामले नहीं हुए ना। शराबबंदी के में ये लोग चंदा ले रहे हैं, जिस शराबबंदी में ये लोग तेजस्वी यादव पूरे शराब माफियाओं का संरक्षण है, यहाँ तक शिक्षा माफिया, बालू माफिया, ये लोग का ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वही कर रहे हैं मैडम। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव का सिर्फ ये बिहार में इस तरह का माहौल दिखा रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि आप जिसका कितना आप अपहरण और जंगल राज और कितने का आज के उदाहरण है कि ये पहले का छोड़ दीजिए, अभी का जो उदाहरण इन लोग के जितना माफिया है, विधायक का गिन लीजिए, इनके जितने भी विधायक उसमें कितने पर कैसे केसेस चल रहे हैं, और ये इस तरह के अपने क्षेत्रों में उग्र फैला रहे हैं। अरे ये प्रशासन इन लोगों को सपूचे होते हैं, और निश्चय ही हमारा जो प्रशासन है, नीतीश सरकार है, वो पूरे बिहार में अमन और शांति कायम किया है, और ये उदाहरण है पूरे भारत में उदाहरण। और पलायन की बात कर रहे हैं, अरे पलायन बिहार में तो आज आप लोग किए हुए, पलायन तो ऐसा होता था कि आपके राज्य में औरंगाबाद, जहानाबाद और तरह तरह के जम्मू, वहां के लोग पलायन कर करके यहाँ रहते थे। ये स्थिति कम से कम आप लोगों को इस पर और अपहरण पर और जंगल राज पर आप लोगों को बोलने का हक नहीं है। ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार जी जवाब दीजिए, क्योंकि पलायन को मुद्दे को अगर थोड़ा छोड़ भी दिया है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत गंभीर मसला है, इस पर अपनी बात भी अगर रखे तो अगर आंकड़े आप लोगों की तरफ से रखे जा रहे हैं तो वो सटीक हो। नहीं, देखिए आंकड़े तो रखे जा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, और आप उसकी जो दुर्दशा है, जो मजलूम लोग हैं, आम लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लगा के जेल में भेजा जाता है। उनका ना कोई नेता है, ना उसके लिए कोई नीति इस सरकार की। मैं इस शराब जो बंदी कानून बिहार में लागू है, उसकी सोशल ऑडिट की मांग करता हूँ। उसकी जांच कराई जाए कि कौन कौन माफिया है, कौन कौन ये संगठित अपराध की तरफ जा रहा है। जहां तक राज्य का तो रेवेन्यू का पर तो नुकसान है ही, लेकिन आपको जो सबसे बड़ा सवाल अपराध का है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जनता की ओर से, हम सत्ता से सवाल करेंगे कि उनको सुशासन, उनको शांति, न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत दिन और दूर नहीं है, मैं आपको बताना, बस चंद महीनों की बात है। ये बिहार बदलने वाला है, नया बिहार बनने वाला है। हम बिहार बनाएंगे। ये 20 साल के कुशासन से, ये 20 साल के सामाजिक अन्याय से हम मुक्त कराने वाले हैं। हम जनता को न्याय दिलाने वाले हैं। जनता पीड़ित है, क्योंकि बिहार आप जानते हैं कि वहां का जो मजलूम के बोलने वाला वहाँ कोई नेता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो सरकार है, वहाँ सत्ता में बैठे, उनकी वो आवाज बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती तो ये दुर्दशा बिहार की नहीं होती। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिस्कशन को अगर हटा दे, अगर सड़कों से बात करें, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, जमीनी हकीकत से जानते हैं, गांव के रहते हैं, हम लोग बहुत साधारण मामूली लोग हैं, वो जनता के बीच से आते हैं, हवाई बात नहीं करते, 5 स्टार में बैठ के कानून बनाते हैं। तो ये जो गैप है, इसकी भरपाई, इसका भारी नुकसान हुआ है, और बिहार को बदल के रहेंगे, बिहार को अच्छा बनाएंगे।
सबको रोजी रोजगार देंगे। आप जानते हैं जब तेजस्वी जी वहां पर उप मुख्यमंत्री थे, कितने लाखों नौकरी देने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जो उन पर एक बात मैं बताऊं ऋतु जी, और आप बताना चाहता हूं, उनकी जो स्थिति मर्माहत राजनीतिक तौर से इनके मतलब गठबंधन ने कर दी है, उनके लिए व्यक्तिगत तौर से भी बड़ा नुकसान है। अगर जेडीयू की बात आप कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आपस में सिर फुटबॉल इन लोगों का है, उससे भी राजनीतिक तौर से आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत मर्माहत है। उनकी जो स्थिति बनी हुई है, उनकी जो राजनीतिक दुर्दशा कर दी है, एक वरिष्ठ नेता है, हमारे मुख्यमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, हमारे लिए भी उतने प्रिय हैं। लेकिन आप बिहार की स्थिति बिहार के बाहर से देखते हैं तो बहुत निराशा होती है। इसलिए आज दर्ज किए जाते हैं, वो कब पलटी मार जाए कुछ नहीं पता, इसलिए अभी आप लोगों को बहुत याद आ रही है और हमारे नेताजी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इस तरह की बातों का जिक्र आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। राहुल आनंद जी अपनी बात रखिए सर। आप रितु जी, आपने एक प्रश्न किया था कि बिहार सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके द्वारा किस तरह की नजीरें पेश की गई हैं, तो मैं आपको 5 पॉइंट में चीजों को समझाना चाहूंगा, क्योंकि लिखन के सामने बकन का कोई महत्व नहीं होता है। सबसे पहली बात, विशेषीकृत इकाइयों का गठन किया गया है हमारे यहाँ। दूसरा, नए कानून बिल पास किए हैं 2024 में। तीसरा, आर्थिक अपराध, सत्वी जब्ती और अपराधियों पर दबाव। चौथा, अगर बात करें तो STF और नक्सल विरोधी अभियान। यही नहीं, 5वीं की बात करें तो विविधता पुलिस पिकेट्स और तेज गश्त। सर, ये तो सरकार की तरफ से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर लाया गया, ये कदम उठाए गए सरकार की तरफ से। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से ये था। राहुल आनंद जी आवाज पहुंच रही है, राहुल आनंद जी आवाज पहुंच रही है। राहुल आनंद जी, सर आप गूगल करके पढ़ रहे हैं फोन पर, फिर आप मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या कदम उठाए हुए हैं। देखिए, राहुल आनंद जी आवाज पहुंच रही है सर। प्रवक्ता बातें वो कर रहे थे कि हम रोजगार देंगे। आपको मैं बता देता हूं कि रोजगार आरजेडी के शासनकाल में कैसा हुआ करता था। आरजेडी के शासनकाल में जमीनें लिखवाकर रोजगार दी जाती थी, जिसके तहत इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका आज जन्मदिन है, वो बेल पे बाहर हैं और सीबीआई में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें ये कहेंगे, लेकिन जनता जानती है कि 2005 के बाद बिहार को अगर बढ़ता बिहार, समृद्ध बिहार और सुनहला बिहार का किसी ने सपना दिखाया है तो वो एनडीए के शासनकाल में दिखाया गया है। जो लोग बाहर से छठ पूजा में आते हैं और जब उनको खुशबू छठ पूजा की मिलती है और जब सड़कों का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता होता है कि बिहार कितना बदल गया है। देखिए, चीजें बहुत सारी हैं। आप लोग भी आएंगे जब इलेक्शन यहाँ शुरू होंगे, जब आप लोग अभी आगमन होगा तो आप खुद देखकर चीजों को परिवर्तन और महसूस करेंगे कि परिस्थिति दर पर दर कितनी बदली है। जो अपराधियों को संरक्षण, ठीक है, एक बहुत कम शब्दों में रिएक्शन लूंगी रंजीत मिश्रा जी, क्योंकि लगातार बीजेपी जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी कानून व्यवस्था को लेकर मामले सामने आते हैं तो सर आप लोग सिलेक्टिव नेचर अपना लेते हैं। क्योंकि ये वसूली गैंग के लोग हैं। आरजेडी का मतलब ही बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रोजाना। सर जल्दी से अपनी बात रखिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि रितु जी, ऐसा है कि कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा है जिस पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूं कि पिछले 2 दशक से ये सरकार में है और कहते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। आखिर क्या कारण रहा कि पूरे बिहार में एक भी उद्योग की स्थापना ये सरकार नहीं कर पाई? जो भी चीनी मिल इत्यादि था जिसपे ये बड़े बड़े वादे करते थे कि उसको शुरू करेंगे, आखिर क्या कारण रहा? कौन रोकने वाला है इनको कि एक भी चीनी मिल को दोबारा शुरू नहीं कर पाए? दूसरी बात कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो काफी मांग की, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता उनकी मांग को क्यों नहीं मानते हैं? बिहार की जनता को बार बार ठगने का काम केंद्र की सरकार क्यों करती है? और एक समय था, आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार जी के डीएनए के साथ बिहार के लोगों के डीएनए पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सवाल उठाया था। जब नीतीश कुमार जी ने यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हर किसी को यहाँ पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन उस तरह की स्थिति और तस्वीर बिहार से तो फिलहाल सामने नहीं आ पाती। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।